नमस्ते बच्चों, आज हम लेसन नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि पदार्थ जो होते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में उपस्थित होते हैं। तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हमारे आसपास बच्चों 132 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनके गुण भी एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग। जैसे जैसे अन्य तत्वों की खोज होने लगी, वैज्ञानिक जो थे इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में जानकारी एकत्र करने लगे। फिर इन जानकारियों को व्यवस्थित करना भी बहुत कठिन होने लगा, तो उन्होंने एक तरीका खोज निकाला ताकि अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। ऐसा क्यों जरूरी था बच्चों? क्योंकि जैसे हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो हम उससे साबुन मांगते हैं, तो वो फट से जाके साबुन निकाल के आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने साबुन जो था एक अलग रो में रखा था। इसी प्रकार अगर हम उससे बिस्किट मांगने जाएंगे तो वो जल्दी से बिस्किट निकाल के हमारे हाथ में दे देता है। क्यों? क्योंकि उसने वो सारी चीजें जो थी, बिस्किट जो थे वो सारे अलग व्यवस्थित करके रखे हैं और साबुन जो थे अलग व्यवस्थित करके रखे हैं। कपड़े धोने का साबुन अलग है और जिससे नहाते धोते हैं वो साबुन जो था अलग रखा है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित करने से क्या होता है, किसी भी चीज की जानकारी और किसी भी चीज को ढूंढना और उसके बारे में उस गुण जो पता करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए, जैसे कि इनसे सारे एलिमेंट्स उनको पहचानना जो कठिन था वो सरल हो जाए। अगर हमें सोना, चांदी, सोडियम की सारी चीजें दे दी जाएं, धातुएं दे दी जाएं और उनके बारे में हमें पूछा जाए कुछ, तो हमें ऐसा कोई सिस्टम चाहिए होगा कि हम अगर सिर्फ एक के बारे में ही एक ही गुण कुछ बता दें तो वो सारे जो धातुओं के गुण उसमें जो है ऐड हो जाए, मतलब उसके सारे गुण जो होते हैं सबकी धातुओं के गुण उसके अंदर ही आ जाए। तो इस प्रकार से कुछ व्यवस्थित होना चाहिए कि अगर हम धातुओं के बारे में बोलना चाह रहे हैं तो सिर्फ धातुओं के ही गुण बता दें, ताकि सारी सोडियम और चांदी, सोना के बारे में भी उनके गुण जो है सेम पता पड़ जाए। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों? असमान गुण वाले तत्व होते हैं उनको अलग अलग रखना। तो अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने ऐसी कई सारी कोशिशें की। अब हम इस लेसन में जानेंगे कि किस किस ने ये सारी कोशिशें की और कैसे की और इनमें वो क्यों विफल हुए और कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल जो है बनाया और आज तक जिसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो बच्चों कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने इन तत्वों के वर्गीकरण में अपना योगदान दिया। तो उन वैज्ञानिकों का कहना था कि एलिमेंट्स जो थे सिर्फ दो ग्रुप में ही डिवाइड किए गए, दो ग्रुप में ही इनको भागों में बांटा गया कि पहला था धातु और दूसरा था अधातु। मेटलॉइड है उपधातु के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई। तो उपधातु किसको बोलते हैं? जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही जो गुण होते हैं। तो मेटलॉइड को उन्होंने बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दिया उन लोगों ने, तो उनके इस वर्गीकरण को ज्यादा मान्य नहीं किया गया। इसके बाद जो साइंटिस्ट है उनका नाम था डोबेराइनर जी। उन्होंने डोबेराइनर का त्रिक नियम जो था वो दिया। उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में जो है रखा जाए और उनको किस प्रकार से रखा जाए, उनको बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो क्या होता है कि उनके जो तीनों के गुण जो थे एक समान ही मिलते हैं। इसके अलावा अगर हमें अगर तीनों एलिमेंट्स को रख दिया जाए तो पहला और तीसरे का अगर हमें परमाणु द्रव्यमान ज्ञात है तो हम बीच में जो सेंटर में एलिमेंट है उसका जो था परमाणु द्रव्यमान जो है हम समांतर माध्य के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि तीन तत्व थे Na और K, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम को जो परमाणु द्रव्यमान है वो 7 है और पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 39 है। तो हमें लिथियम और पोटेशियम का अगर परमाणु द्रव्यमान पता है तो हम सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है समांतर माध्य के द्वारा ज्ञात कर सकते थे। जैसे लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39 है, इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो कि 23 है वो ज्ञात हो जाता है। तो डोबेराइनर जी ने जो नियम बताया उसकी 3 विशेषताएं थी। पहली कि इनको 3-3 के ग्रुप में रखा गया उन्होंने और उनको बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में भी व्यवस्थित किया गया और उन्होंने कहा
सेम होते चले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि समांतर मार्ग के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, बीच वाले एलिमेंट का जो था परमाणु द्रव्यमान भी ज्ञात हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया जो तीनों तत्व जो रखे गए थे उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, जैसे कि वो तीनों मेटल हैं और पानी के साथ क्रिया करके एल्कली बनाते हैं और इनकी संयोजकता भी जो थी 1 थी। इतना सब होने के बावजूद भी उनकी इस नियम की आलोचना की गई, क्योंकि उनकी जो शर्तें थी, उन्होंने जो फैक्टर निर्धारित किए थे वो जो थे सारे एलिमेंट्स पे जो थे लागू नहीं हो रहे थे। तो उनका जो ये फैक्टर्स थे देखिए 3-3 के ग्रुप में रखना है, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखना है, तो ये सारे फैक्टर्स जो थे दूसरे एलिमेंट्स पर जो थे वो लागू नहीं हो रहे थे। तो ये नियम जो था कुछ समय के बाद जो था अमान्य घोषित कर दिया गया। तो बच्चों जानते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, जितने भी ज्ञात तत्व थे उनको जो था आरोही क्रम यानी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में उनको व्यवस्थित किया। उन्होंने क्या किया, सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से इसकी शुरुआत की और 56वां तत्व जो था वहाँ थोरियम पर जाकर उन्होंने अपनी टेबल को या सारणी को समाप्त किया। उन्होंने अपने जो नियम था वो नियम जो था लागू किया संगीत के सुरों पर, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा। जैसे 8वां सुर जो है सा आ जाता है, तो उन्होंने वही कहा कि जो 8वां सुर सा है वो पहले वाले सुर से समानता दर्शाएगा। जैसे कि यानी कि जो 8वां तत्व होगा उसके गुणधर्म जो होंगे पहले वाले तत्व से समानता दर्शाएंगे। जैसे कि अगर मुझे एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी जाननी है तो मुझे रिवर्स लेना पड़ेगा 8 7 6 5 4 3 2 1। तो जो पहला वाला फर्स्ट नंबर जो एलिमेंट होगा यानी कि बोरान, तो बोरान से जो थे एल्युमिनियम के गुणधर्म जो थे समानता दर्शा रहे थे। इसी प्रकार बेरिलियम के जो गुण थे वो जो समानता दिखा रहे थे मैग्नीशियम के साथ दिखा रहे थे। अब अष्टक का सिद्धांत भी केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू हो पाया, उसके आगे उसने वर्क नहीं किया, क्योंकि न्यूलैंड के जो सिद्धांत थे कि उन्होंने कहा था कि 8वां तत्व जो होगा उसका गुणधर्म पहले वाले तत्व के गुणधर्म से मैच करेगा। तो ये कैल्शियम से आगे के बाद ना ये सिद्धांत जो था वो लागू नहीं हो पाया। 40 जिसका परमाणु द्रव्यमान था उससे आगे जो थे वो ये रूल्स जो था वो फॉलो नहीं हो पाया, यानी कि वो कैल्शियम तक ही लागू हुआ। उन्होंने 56 तत्व ही प्रकृति में विद्यमान रहेंगे, इससे आगे प्रकृति में और नए तत्व की खोज नहीं होगी, ऐसा उनका मानना था। जो कि जो था कुछ समय के बाद जब नए तत्व जो प्रकृति से प्राप्त हुए उसके बाद उनका जो ये सिद्धांत था काम नहीं किया, क्योंकि कुछ समय के बाद जो थे नोबेल गैसेस यानी अक्रिय गैसों की खोज हुई, जिससे न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था वो अप्रासंगिक हो गया। न्यूटन के अष्टक नियम के अस्वीकार होने के बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रतिरूप बनाना जारी रखा जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच संबंध जो था स्थापित हो सके। इसी श्रेणी में तत्वों के वर्गीकरण का श्रेय जो जाता है वो जाता है एक रूसी वैज्ञानिक डिमित्री इवानोविच मेंडेलिव। इन्होंने जो है एक आवर्त सारणी बनाई जिसमें उन्होंने समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व और परमाणु द्रव्यमान और उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच जो संबंधों का जो था अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों पर उन्होंने अपना ध्यान जो था केंद्रित किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थे वो एक सक्रिय तत्व थे और आसानी से जो थे दूसरों किसी से भी तत्वों से अन्य तत्वों से क्रिया करके यौगिकों का निर्माण करते थे। इसके बाद देखा उन्होंने क्या किया कि 63 तत्वों की उन्होंने उस समय खोज हो चुकी थी। उस समय 63 तत्व जो थे प्रकृति में प्राप्त हो चुके थे। तो उन्होंने 63 जो थे कार्ड बनाए। उन्होंने अलग अलग उन 63 कार्ड्स को दीवार पर लगा दिया और उनमें अलग अलग कार्ड लगाने के बाद उन्होंने उनका अलग अलग गुणधर्म
दोनों कार्ड्स को अलग अलग रखा और उनके गुण धर्मों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और समान गुण वाले जब कार्ड आते गए तो वो एक के ऊपर एक जो थे उसको रखते चले गए। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को जो था वो स्थान मिल गया और वो जो तत्व थे वो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में भी व्यवस्थित हो गए और उन्होंने ये भी देखा कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले जो तत्व थे वो एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से ही आने लगते थे। इस प्रकार से उन्होंने एक सिद्धांत बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया मेंडलीव लॉ। वो लॉ हमें ये बताता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। अब ये आवर्त सारणी क्या है? ये एक प्रकार का बच्चों चार्ट है जिसमें एक ग्रुप होता है और उसको बांटा गया है ग्रुप में और आवर्त में। ग्रुप माने वर्टिकल खाने होते हैं उसमें और आवर्त माने हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। अब इस टेबल्स की जो टेबल बनाया इन्होंने, मेंडलीव ने जो टेबल बनाया इसकी क्या विशेषताएं थी? तो बच्चों पहली विशेषता तो ये थी कि इसमें 8 ग्रुप थे और 7 जो थे इसमें पीरियड थे, यानी 7 जो थे आवर्त थे और 8 जो थे ग्रुप यानी समूह में इसको बांटा गया था। और अंत में इसमें एक स्पेस भी दिया गया था जिसको बाद में 0 ग्रुप जो था वो बाद में ज्ञात हुआ तो उसको उसमें उस जगह पे रखा गया। तो ये विशेषता थी कि उन्होंने खाली स्थान छोड़े थे ताकि अगर कोई दूसरा तत्व जो होता है आगे भविष्य में जो है इसकी खोज होती है तो उसको वहां पे रखा जा सके। तीसरी विशेषता ये थी कि फर्स्ट से लेके 7 तक के जो ग्रुप थे उसको सब ग्रुप में जो था डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि ए में जो था ए और बी 2 ग्रुप में से सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। ए ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को जैसे रखा गया था और बी ग्रुप में जो था उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इस प्रकार के तत्वों को उन्होंने रखा था। चौथी विशेषता ये थी कि इन्होंने 63 जो थे कार्ड्स बनाए थे और उनकी खोज भी उन्होंने 63 एलिमेंट्स की खोज भी की और 63 कार्ड्स बनाए और सेम ग्रुप वाले तत्वों को उन्होंने उन कार्ड के ऊपर एक रखते चले गए और उनके फार्मूलाज जो थे उनको उन्होंने खोजा कि ऑक्साइड के साथ ये क्या फार्मूला बनाते हैं और किस तरीके से ये क्रिया करते हैं।